नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी पुराने जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी सीरीज़ चल रही है। सबसे पहले हमने 2013 के जो प्रश्न हैं उनको आदिकाल से संबंधित जो प्रश्न है वो हमने देखे। फिर उसके बाद में 2015 फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम थी, उसके अंदर आदिकाल से संबंधित जो प्रश्न आए थे उनको हमने देखा। और आज हम देखेंगे प्राध्यापक 2018 माध्यमिक शिक्षा के अंदर आदिकाल से संबंधित आए हुए जो प्रश्न हैं उनको हम आज देखेंगे। अब देखिए, आपका ज़्यादा समय वो मैं ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि कम समय के अंदर और ज़्यादा कंटेंट अगर आपको मिले और उससे आपको फ़ायदा हो तो वो ज़्यादा बेटर है। और इसी बात को देखते हुए हम 2018 माध्यमिक शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा के अंदर आदिकाल से संबंधित आए हुए जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न हैं उसमें आए थे। देखिए, मैं इसको थोड़ी स्लाइड को छोटी कर लेता हूँ और प्रश्न एक साइड में, और बाद में हम इसके बारे में चर्चा भी करते साथ में चलेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न हमारा है आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन हमें इसके अंदर छांटना है। और ख़ास करके आजकल के जो पेपर आ रहे हैं, अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स के अंदर 2018 के बाद में, उनके अंदर ज़्यादातर के अंदर सत्य असत्य है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें। बहुत बार हमारा होता है कि हमने तो ध्यान ही नहीं किया, इसमें सत्य पूछा था, इसमें असत्य पूछा था, मैंने तो इसको सत्य समझ लिया, कहीं मैंने इसको असत्य समझ लिया। इस प्रकार की बातें अमूमन होती हैं। तो पेपर को बहुत बारीकी से पढ़ें, बहुत बारीकी से ध्यान करके उसको करें। पहला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की। ये कथन बिल्कुल सही कथन है। बौद्ध जो सिद्ध थे उन्होंने दोहा कोश भी लिखे और चर्यापद भी लिखे। चर्यापद है ये एक प्रकार के गीत थे। देखो, दूसरा ही ऑप्शन दे रखा है, चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान में गाए जाते हैं। तो ये कथन है वो भी ठीक है। दोहा आदिकालीन साहित्य का प्रमुख छंद है, ये भी ठीक है। दोहा और ये देखो यहाँ पर मिसप्रिंट है, दोहा और चर्यापद, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चर्यापद। दोहा और चर्या पदों की भाषा शैली में अंतर नहीं है। हाँ, ये बात है वो गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, डी इसका उत्तर हो जाएगा तो हमें इस बात का भी पता होना चाहिए, कि भाई डी उत्तर होगा तो डी उत्तर क्यों होगा, कारण क्या है इसके अंदर। तो इनकी फिर भाषा है क्या, वो भाषा कौन सी है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, दोहा कोश जो है उसकी तो भाषा कौन सी है, दोहा कोश की भाषा तो है परिनिष्ठित अपभ्रंश। इसकी तो कौन सी है, परिनिष्ठित अपभ्रंश। ये थोड़ा ठीक लिखा नहीं जाता, इससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई इसके अंदर बाद में कोई पेन वगैरह लेके आ जाए इसके लिए लिखने के लिए। परिनिष्ठित अपभ्रंश, लेकिन बोल रहा हूँ साथ में उसको ध्यान से सुनो। और चर्या पदों की जो भाषा थी, ये सांवरिया पदों की नहीं, चर्या पदों की भाषा है। ये मिसप्रिंट हो गया। तो चर्या पदों की जो भाषा थी वो थी अवहट, और अवहट यानी कि, या इसको हम ये कह सकते हैं कि देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, क्योंकि ये परिनिष्ठित है और वो देश भाषा यानी कि सामान्य बोलचाल की जो भाषा थी वो वाली थी। तो इस कारण से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी उत्तर इसका प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। आदिकाल के कवि सरप्पा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ। कबीर, देवसेन, तुलसी, जायसी। यानी कि हठ योग ये नाथ संप्रदाय की सबसे मूल, यानी कि कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्ति, इसको हम कह सकते हैं। है से क्या माना है सूर्य, और ठे से क्या माना है
चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा। अब देखिए इनमें से आगे चलकर ये नाथपंथ की हठयोग की जो साधना थी उसका पलवन किस किस कवि ने किया, तो इसके अंदर उत्तर क्या हो जाएगा, कबीर ने किया। 2 प्रश्न हो गए। ये 2018 प्राध्यापक भर्ती परीक्षा थी, उसमें जो प्रश्न है वो आए हुए हैं। मैं आपको ये पहले प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि प्रश्नों का स्तर आता किस प्रकार का। हम एक आदिकाल से प्रश्न अगर देखें, अगला प्रश्न है नागरी प्रचारिणी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है। अब इसके अंदर तीसरा प्रश्न पूछा। देखिए मैंने पहले भी आपको एक प्रश्न के बारे में बताया था कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो प्रमाणिक पृथ्वीराज राष्ट्र है उसको प्रमाणिक और अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक किसने माना था। ये प्रश्न पहले भी हमारा आया था, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसको जो पृथ्वीराज राष्ट्रों के प्रमाणिक अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं उनको तो आप कंठस्थ ही कर लीजिए। कर्नल टोड, शुक्ल, श्यामल दास और ओझा। तो इसके अंदर उत्तर कौन सा हो जाएगा, कर्नल टोड, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब शुक्ल ने क्या माना, शुक्ल ने क्या माना, अप्रामाणिक माना इसको, अप्रामाणिक। श्यामलदास ने भी अप्रामाणिक माना, ओझा ने भी इसको क्या माना है, अप्रामाणिक माना है। तो ये तीसरा प्रश्न आपका हो गया। प्रश्न संख्या 4 है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। ये कथन है। देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अंदर क्या आती गई, बुराइयां आती गई। इस कथन का तात्पर्य जो है वो ये है कि बौद्ध धर्म है उसके सिद्धांतों में क्या आती गई, बुराइयां आती गई, और उन बुराइयों के कारण से एक नए धर्म की नींव पड़ी, यानी एक नया एक वर्ग बनता गया। और बौद्ध सिद्धों के बाद में वो बौद्ध धर्म के बाद में वो कौन सा आया, बौद्ध सिद्ध कहलाए वो। और सिद्धों के अंदर बुराइयां जैसे जैसे आई तो आगे एक नई परंपरा विकसित हुई और वो कौन सी कहलाई, नाथ कहलाई। तो कहने का तात्पर्य है इस जो प्रश्न है इसके अंदर ये जो बात मूल रूप से पूछी जा रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर जो बुराइयां आई उसके कारण से सिद्ध पनपे, और सिद्धों के अंदर बुराइयां आने के कारण से नाथ पनपे। सिद्ध साहित्य नवीन भावनाओं की सृष्टि उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय यह कथन इनमें से किसका है, मिश्र बंधुओं का है, गणपति चंद्र गुप्त का है, रामकुमार वर्मा का है, या धीरेन्द्र वर्मा का है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का है उत्तर है वो आप देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। कल मैं इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको बताऊंगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर है वो पिन कर दूंगा बाद में। आप जब कमेंट कर देंगे उसके बाद में मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर है वो आप देने की कोशिश है वो कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि हम जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो सोच रहे हैं वो सही होते हैं या गलत होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न जो हमारा है, 5वां प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है। यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया, ये बात है वो पूछी गई है। पहला ऑप्शन है आदिकाल वीरकाल। तो आदिकाल और वीरकाल तो किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है, ये तो शुक्ल जी ने कहा है। फिर सिद्ध सामंत काल, ये किसने कहा है, ये प्रश्न बहुत बार आता है सिद्ध सामंत काल वाला, राहुल सांकरतायनन ने कहा है, ये राहुल जी ने कहा है, राहुल सांकरतायनन। और तीसरा है संधि चारण काल, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा संधि चारण काल किसने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और डी के अंदर है प्रारंभिक काल, संधि काल। अब देखिए इसमें प्रारंभिक काल का भी हमें ध्यान रखना है। प्रारंभिक काल है वो नामकरण जो किया है वो प्रारंभिक काल किया है गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। और एक और इससे मिलता जुलता नाम आता है आरंभिक काल, और वो आरंभिक काल है वो किसने किया है, वो किया है मिस्र बंधुओं ने किया। ये खास करके आरंभिक और प्रारंभिक इन दो शब्दों के अंदर वो भेद है
वो आप किया करो, ध्यान रखा करो। इसमें सस्पेंस होता है कई बार कि प्रारंभिक तो किसने किया और आरंभिक किसने कहा। आप अपनी किसी ट्रिक से या कैसे भी करके इसको प्रश्न को याद कर लीजिए। कन्फ्यूज़न वाली जो चीज़ें वो एक जगह पर लिख लीजिए। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, तो उसके अंदर मैंने बताया है कि इस प्रकार की कन्फ्यूजिंग जो चीज़ें होती हैं उनको आप एक अलग से कॉपी के अंदर अपनी लिख लिया करो। तो ये प्रश्न हो गया। इसके अंदर कौन सा उत्तर हो गया? रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया था? संधि चारण काल नाम इसको दिया था, संधि चारण काल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास है वो सिद्ध साहित्य का है, नाथ साहित्य का है, रासो साहित्य का है या जैन साहित्य का? भरतेश्वर बाहुबली रास, पहले तो हमें इस रचना है किसकी वो पता होना चाहिए। तो ये रचना किसकी है? शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी की ये रचना है, शालिभद्र सूरी की ये रचना है। एक रचना और है ऐसी इससे मिलती जुलती, मैं आपको वही बता रहा हूँ, कन्फ्यूजिंग जो चीज़ें हैं वो आपको तुरंत रिकॉल होनी चाहिए। एक और रचना है, और वो रचना कौन सी है? वो रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसमें तो आता है रास, इसमें तो क्या आता है? रास आता है, और इसमें क्या आता है? घोर। और वो रचना किसकी है वो भी आपको याद होनी चाहिए, और वो रचना है वज्रसेन सूरी की, वज्रसेन सूरी की वो रचना है। इसके अलावा जो ये भरतेश्वर बाहुबली रास जो लिखा है, एक शालिभद्र सूरी की एक रचना और है पंच पांडव रास, लेकिन कई जगहों पर कई बुक्स के अंदर ये दिया हुआ पंच पांडव रास है वो शालिभद्र सूरी द्वितीय की जो रचना है वो है। तो इसके बारे में हमें इस चीज़ों के बारे में वो ध्यान है वो रखना चाहिए। तो ये रचना है वो कौन सी काव्य धारा की रचना है? प्रश्न मूल रूप से ये है इसके अंदर पूछा गया है। तो ये जो रचना है वो कौन से साहित्य की है? सिद्ध साहित्य की, नाथ साहित्य की, नाथ साहित्य की, रासो साहित्य की, या फिर कौन सी की? जैन साहित्य की। तो इसके अंदर उत्तर कौन सा हो जाएगा? जैन साहित्य की यह रचना है, जैन साहित्य की, डी उत्तर इसके अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो गया आपका, फिर उसके बाद में है 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना शिलांकित है? देखिए पहले भी इसका एक प्रश्न आया था, मैंने तब भी आपको बताया था जैसे ही कोई चीज़ पूछी जाती है प्रश्नों को हमें इसी पैटर्न के अंदर तैयार करना है। एक चीज़ पूछी जाती है उससे संबंधित चीज़ें प्रश्न के नीचे व्याख्या सहित आपको लिखनी है। और ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ अब विश्वास रखिए, ये प्रश्न कीजिए, उन प्रश्नों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से जितने मैं आदिकाल के प्रश्न करवाता हूँ उतने सारे प्रश्न हैं वो जो पीछे की परीक्षाओं में, देखिए मैं मेरे खुद के प्रश्न बनाऊंगा तो कितने प्रश्न बना लो आप, हजारों प्रश्न बना लो, लेकिन पीछे के जो प्रश्न है में उन्हीं प्रश्नों में मैं बता रहा हूँ 50-60% तो आपके रिपीट हो ही जाते हैं, और या फिर थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करके उनको पूछा जाता है। तो इसके अंदर है निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? शिलांकित रचना कौन सी है? राउलवेल, वसंत विलास, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसके अंदर कौन सी हो जाएगी? राउलवेल। वही पहले भी आया है, राउलवेल रोडा की है, रोडा नामक कवि की यह रचना है, शिलांकित रचना है। धारा या धारावती के अंदर है, 10वीं शताब्दी की रचना है। नारी नक्श वर्णन इसके अंदर किया है, यानी कि वो चीज़ें सारी की सारी मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो रिकॉल आपकी होनी चाहिए तुरंत। इसके बाद में अगला प्रश्न जो आपका है कि राहुल सानकर्तायनन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सानकर्तायनन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो आपको तुरंत याद इसके अंदर आना चाहिए, राहुल सानकर्तायनन ने हिंदी का देव सबसे पहले पुष्य या पुंड इसको कहते हैं, पुष्य या पुंड है। इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इनको माना है शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर ने इनको प्रथम कवि है वो माना है। फिर उसके बाद में राहुल सानकर्तायनन ने किसको माना है? सरप्पा को। शालिभद्र सूरी को किसी ने नहीं माना, कणप्पा को किसी ने नहीं माना। शालिभद्र सूरी की जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास है उसके बारे में जरूर वर्णन इसका आता है, लेकिन इनको प्रथम कवि के रूप में किसी ने नहीं माना। अब इसके बाद में आपको पुष्य पुंड के साथ में सरप्पा के बाद के साथ में बाकी जो जिन्होंने किसको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है वो भी आपको याद होना चाहिए।
मैं कल ही एक जगह फेसबुक के ऊपर कमेंट देख रहा था कि शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि है वो किसको माना था, तो उस कमेंट के अंदर आ रहा था चंद बरदाई को। चंद बरदाई को, और ज़्यादातर का यानी कि 80% का यही आ रहा था चंद बरदाई को। चंद बरदाई को उन्होंने महाकवि जरूर माना है, और चंद बरदाई की जो रचना पृथ्वीराज राज उसको महाकाव्य माना है, लेकिन उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि है वो किसको माना है वो आपको याद होना चाहिए। और हिंदी का प्रथम कवि है वो आप देखें इसके अंदर किसको माना है। हिंदी का प्रथम कवि है इन्होंने मुंज कवि को माना है। शुक्ल जी ने किसको माना है, मुंज कवि को। और शुक्ल जी के साथ साथ में गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी मुंज को ही प्रथम कवि है वो हिंदी का माना है। कहने का आशय मेरा ये है कि आपको तुरंत वो रिकॉल उस समय में होना चाहिए कि किसको किसने माना है हिंदी का प्रथम कवि, वो आपको चीज़ें हैं वो याद है होनी चाहिए। इसके बाद में 9वां प्रश्न अपना है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि, ये विनय चंद्र सूरी का ये पहला ही आ गया इसके अंदर, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो प्रबंध चिंतामणि है वो किसकी रचना है, मेरुतुंग की, मेरुतुंग की रचना है। और मेरुतुंग है ये कौन है, जैन आचार्य थी, यानी कि जैन रचना है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पाहुड़दौड़ा राम सिंह की है ही, नेमिनाथ चरियू ये हरिभद्र सूरी की है। आपको एक रचना और बताता हूँ, नेमिनाथ रास भी है एक, नेमिनाथ रास है वो किसकी रचना, वो सुमति गणी की रचना है। वो भी आपको ध्यान में, देखिए एक जैसे जैसी चीज़ें वो एक साथ में लिख लिया करो। भविष्यत कहाँ, ये धनपाल की है। तो ये तीनों रचनाएं ठीक हैं, और जो रचना सुमेलित नहीं है वो प्रबंध चिंतामणि हो गया। अगला प्रश्न आपका 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानने वाले इतिहासकार कौन है। सबसे पहले तो हम इसी को देखते हैं। 693 से मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो है राम कुमार वर्मा। वो कौन है, राम कुमार वर्मा है। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा बी। लेकिन साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है, तो इन्होंने माना है 1000 ईस्वी से। ये ईस्वी और विक्रम संवत उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से माना है, 1050। 1050 ये विक्रम संवत है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर 1050 के अंदर ही लिखा हुआ किताबों के अंदर मिलता है। लेकिन अगर गलती से उन्होंने 1050 ईस्वी लिख दिया और आपने उसको टिक कर दिया तो वो भी हो जाती है कई बार। 1050 ये विक्रम संवत है, और इसकी ईस्वी सन जो मनाएंगे होगी वो 993 ईस्वी हो जाएगा। इसके बाद में चौथा ऑप्शन इसके अंदर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी के मध्यकाल को इसका प्रारंभ माना है, 7वीं शताब्दी के मध्यकाल का। तो आज हमने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के अंदर आदिकाल से संबंधित ये 10 प्रश्न आए थे, 11 प्रश्न आए थे कुल मिला के। एक प्रश्न वो मैंने कल वाले वीडियो के अंदर दे दिया था। कुल मिला के 11 प्रश्न इसके अंदर आए थे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने हल किया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए सब्सक्राइब करोगे तब मेरा भी थोड़ा उत्साह है वो बढ़ेगा, और मैं भी उससे और ज़्यादा बेटर है वो करने की कोशिश करूँगा। और मारवाड़ी में आपको पता ही है, कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं हो आनंद लाला। तो थोड़ा बहुत आपको भी इसमें करना, आपको करना, कोई विशेष आपका पैसे उसमें नहीं लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ ये कंटेंट आपको उपलब्ध हो रहा है। तो सब्सक्राइब और लाइक है ज़रूर करें, और वीडियो को हो सके तो आगे शेयर कर दे, तो वो तो और भी सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।